आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे एक एम्पियर्स लॉ की, और वो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इस एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए सोलेनॉइड के लिए उसको शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या चीज़ है। तो ये सोलेनॉइड आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर आपके पास एक वायर है और आप उसको सर्कल में सराउंड कर देते हो तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका बनाने का फ़ायदा क्या होता है हमें। हम ये पहले देख चुके हैं कि अगर हम एक वायर में से करंट पास करते हैं तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब अगर हमने उसी वायर को सोलेनॉइड की फॉर्म बना दी है उसी वायर की, तो ये सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स है। ये पहली नंबर ऑफ टर्न, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी है, एंड सो ऑन। तो जब करंट इस सोलेनॉइड में से पास करेगा तो हर नंबर ऑफ टर्न्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और एट द एंड वो तमाम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एड अप हो जाएगी। तो फायदा हमें ये हुआ सोलेनॉइड बनाने का कि हम सोलेनॉइड की मदद से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर नंबर ऑफ टर्न्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और वो एड अप हो जाएगी, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन आउटसाइड द सोलेनॉइड जो होती है वो वीक होती है, because outside the solenoid the field produced by the various current element tend to cancel, so the field outside is relatively weak। फ्रेंड, ये होता है सोलेनॉइड, और ये फायदा होता है हमें सोलेनॉइड बनाने का। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सोलेनॉइड कंसीडर किया। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और इसके दरमियान इसके अंदर जो है ये इसकी बाउंड्रीज हैं, और इसके अंदर मैग्नेटिक्स लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो अपर बाउंड्री पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं वो आउट ऑफ द पेपर ले रहे हैं, क्योंकि डॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर। और इन जो नीचे वाला हिस्सा है इसका सोलेनॉइड का, वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन टू दी पेपर ले रहे हैं। तो ये ऐसे ही होगा फ्रेंड कि ऊपर वाले हिस्से से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और नीचे वाले हिस्से से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा हो रही है वो सर्कुलर होती है इसलिए। अच्छा, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें पता है कि हमने पहले एम्पियर्स लॉ में सीखा कि हमें एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना होता है, एक क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल लेना होता है। तो यहाँ पे मैं एक क्लोज्ड पाथ ले रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, और ए बी सी डी, और इस रेक्टेंगल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले ए बी है और जिसकी लेंथ मैं L1 ले रहा हूँ, और फिर बी सी है जिसकी लेंथ मैं L2 ले रहा हूँ, और सी डी जिसकी लेंथ L3 है, और देन डी ए जिसकी लेंथ L4 है। तो अब अगर हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करें तो एम्पियर्स लॉ की क्या डेफिनेशन है? द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज बी डॉट डेल एल या बी डॉट डेल एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टाइम्स आई। तमाम क्वांटिटीज जो हैं उनका बी डॉट डेल एल ले रहे हैं, डेल्टा एल ले रहे हैं, और उसको हम इक्वल रख रहे हैं म्यू नॉट आई के। और क्योंकि हमने इसको 4 लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, इसलिए हमने 1 2 3 4 4 इसके बी डॉट डेल्टा एल एलिमेंट्स ले लिए और उसको हमने म्यू नॉट आई के इक्वल रख दिया। अब अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन करें तो फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप में हमने डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन कर दिया, और इसको हमने लिखा कि B1 डेल्टा L1 cos थीटा 1 प्लस B2 डेल्टा L2 cos थीटा 2 प्लस B3 डेल्टा L3 cos थीटा 3 प्लस B4 डेल्टा L4 cos थीटा 4, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड इन इट। तो फ्रेंड, इसको अब सॉल्व करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जो फिगर हमने पहले ड्रा की है सोलेनाइड की, उसको आप अपने सामने रखें,
क्योंकि वहाँ से हमने एंगल देखने हैं जो लेंथ एलिमेंट और बी एलिमेंट के दरमियान में बन रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें, तो पहले स्टेप में अगर आप लेंथ एलिमेंट और बी एलिमेंट के दरमियान एंगल देखें, तो वो 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की भी वेक्टर टुवर्ड राइट है, और लेंथ एलिमेंट क्योंकि आप ए से बी तक जा रहे हैं, तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन भी टुवर्ड राइट होगी। तो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हो गए, और पैरेलल का मतलब हुआ कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा है। अब अगर आप दूसरे लेंथ एलिमेंट की बात करें, तो दूसरे लेंथ एलिमेंट में लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन वही है टुवर्ड राइट, लेकिन अब आप बी से सी की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपके लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड राइट, तो एंगल जो है इन दोनों में वो 90 डिग्री बन। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दिया। अब हम थर्ड एलिमेंट की बात करें, प्लस B3 डेल्टा L3 कॉज ऑफ। अब अगर आप दोबारा फिगर को देखें, तो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 180 बन रहा है, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है टुवर्ड राइट, लेकिन आपके लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई है टुवर्ड लेफ्ट, क्योंकि अब आप सी से डी की तरफ जा रहे हैं। तो दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो हम एंगल जो है वो 180 पुट। अब अगर हम लास्ट एलिमेंट की बात करें, तो लास्ट एलिमेंट में जो एंगल बन रहा है लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट में, वो 90 डिग्री बन रहा है। हम यहाँ पे 90 पुट कर देते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो फ्रेंड हमें पता है कि cos 90 0 होता है, उससे ये टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो फ्रेंड जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हमारे पास आ जाएगी B1 डेल्टा L1, क्योंकि cos 0 1 होता है, और सेकंड टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई है। थर्ड हमारे पास आ जाएगी B3 डेल्टा L3, और इसके साथ आ जाएगा -1, क्योंकि cos 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है, और जो फोर्थ टर्म है वो भी हमारे पास 0 हो गई बिकॉज ऑफ cos 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B1 डेल्टा L1 माइनस B3 डेल्टा L3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगर आप दोबारा उस फिगर को देखें, तो लेंथ एलिमेंट जो थर्ड लेंथ एलिमेंट है L3, उसको अगर आप देखें तो वो सोलेनाइड के बाहर है। और शुरू में हमने एक बात कही थी कि इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है और आउटसाइड द सोलेनाइड बहुत वीक होती है। ये इतनी वीक होती है कि अगर आप कंपैरिजन करो इनसाइड द सोलेनाइड और आउटसाइड द सोलेनाइड का, तो आप इनसाइड द सोलेनाइड को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो जो लेंथ एलिमेंट है L3, वो आउटसाइड दी सोलेनाइड है, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो हम ले रहे हैं वो B3 ले रहे हैं। तो आउटसाइड दी सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक होगी एज कंपेयर टू इनसाइड दी सोलेनाइड, तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को निगलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि हम यहाँ पे B3 को 0 ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास अब रह जाएगा B डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फ्रेंड अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको ना B1 और डेल्टा L1 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट लेंथ एलिमेंट और B एलिमेंट कैंसिल आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको जनरल B डेल्टा L की फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी B डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, या हम इसको लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट n डिवाइडेड बाय डेल्टा L, और L सिंपली L इंटू आई। फ्रेंड ये अब क्या चीज़ है हमारे पास, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। कैपिटल N क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स, और L इज द लेंथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है हमारे पास, ये होता है स्मॉल n। तो हम इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि जो स्मॉल एन और कैपिटल एन की हम बात कर रहे हैं, तो स्मॉल एन का जो फार्मूला है वो हम लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, बिकॉज स्मॉल एन इज
number of turns per unit length and capital N is number of turns only. तो इसीलिए इस इक्वेशन में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ या n ओवर l को स्मॉल n पुट कर दिया